गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यूपीएससी प्रिंट लेके आया है नेक्स्ट आइस की टेस्ट सीरीज, जहां हम करेंगे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन को एक साथ। भारत एवं विश्व का भूगोल करेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम रहेगा करंट अफेयर जनवरी 2025 से लेकर अभी तक के पूरे करंट अफेयर सेशन रहेगा। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विसर्प बहुवृत्त बाढ़ और डेल्टा के मैदान का निर्माण करते हैं जहाँ नदियाँ शायद ही कभी सीधे मार्ग में प्रवाहित होती है, जो कि बिल्कुल सही, क्योंकि ये सर्पाकार आकृति में डिवाइड होती है और नदी अपने मुहाने पर अवसाद जमा करके डेल्टा बनाती है और ये सीधे मार्ग पर प्रवाहित नहीं होती बल्कि टेढ़ी मेढ़ी विसर्पी मार्ग पर प्रवाहित होती है, जिसे हम मेएंडरिंग या फिर सर्पाकार आकृति बोलते हैं। आमतौर पर डेल्टा का निर्माण निक्षेपण द्वारा होता है। नदियाँ विसर्पी मार्ग पर चलती हैं और डेल्टा का निर्माण होगा वो निक्षेपण से होगा। लेकिन जो नदियाँ होती हैं वो विसर्पी यानी सर्पाकार आकृति में चलती हैं। तो हमारा देखना है कि नदियाँ का सही कौन सा है। बहुत मंद ढाल पर प्रवाहित होने वाले जल किनारे पर पार्श्विक रूप से कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर देंगे। वो बहते जल पर लगने वाला कोरियस बल इसके पार्श्विक निक्षेपण में योगदान देगा, क्योंकि जो कोरियोलिस बल है वो अपोजिट में चलेगा और वहाँ के तापमान को या फिर वहाँ की हवा को ऊपर उठा देगा। तो पार्थिव विक्षेपण मदद तो करेगा ही। विसर्प वृत्त मार्ग और डेल्टा के मैदान का निर्माण करेंगे जहाँ नदियाँ शायद ही कभी सीधे मार्ग में प्रवाहित होती है। जब नदी अपने अंतिम चरण में होती है, निक्षेपण में आती है, तब सामान्य सीधे मार्ग के बजाय टेढ़े मार्ग का प्रयोग करती है। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट हमारे यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC में मंदी यूरोप के कुछ हिस्से में ठंडक ला सकती है। कथन 2, गल्फ स्ट्रीम जो AMOC का एक घटक है यूरोप के जलवायु को संतुलित करने हेतु जिम्मेदार है। उपरोक्त कथन में कितने कथन हमारे यहाँ से सही है? टाइम बता दे। हो गया मम्मी 7:25। हाँ, AOC समुद्री धारा को एक प्रणाली होती है जो अटलांटिक महासागर के भीतर पानी का संचार करती हुई गर्म पानी उत्तर की ओर, ठंडा पानी दक्षिण की ओर बाहर ले जाएगी। यह वैश्विक संचार प्रणाली जिसका कुछ हिस्सा यहाँ दिखाई दे रहा है वह ठंडी जल सतह और गर्म जल सतह को पूरी दुनिया से प्रसारित करती है। यूरोप के अपेक्षा जलती जलवायु योगदान करेगी, विशेषकर पश्चिमी यूरोप, गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यूरोप की बहती हुई गर्म हवा लाएगी जो सर्दी महीने में जलवायु को संतुलित रखेगी। सही बात है ना। यहाँ हम देखेंगे विसर्प का, जहाँ बाढ़ और डेल्टा के मैदान का निर्माण करेगी। और वहीं हम दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे अटलांटिक मेरिडियन ओवरराइटिंग सर्कुलेशन में जब मंदी यूरोप के कुछ हिस्से में ठंडक ला दी, क्योंकि AMOC का काम क्या रहेगा? AMOC का काम रहेगा समुद्री धाराओं की एक प्रणाली जहाँ अटलांटिक महासागर के भीतर के पानी, कौन से पानी? अटलांटिक महासागर के भीतर के पानी को, अटलांटिक महासागर के भीतर के पानी को उत्तर की तरफ लेके जाएगी तो वहाँ पे ठंडा कर देगी, दक्षिण की तरफ लेके आएगी तो उसको गर्म कर देगी। और गल्फ स्ट्रीम इसमें ठंडी जलधारा के साथ मिलकर, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है तो वो आपस में मिलकर उसको संतुलित करने का प्रयास करेगी। और AMOC भारत को कैसे प्रभावित करेगा? भारतीय मानसून पर AMOC का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारत पर कैसे प्रभावित करेगा? इसकी गति धीमी होने से निम्न परिणाम तो होंगे, लेकिन मानसून कमजोर हो जाएगा और भारत में वर्षा कम हो जाएगी, क्योंकि ये भैया धीरे धीरे चलेगा। जैसे ये इधर आएगा तो धीरे धीरे ऐसे आएगा प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर से, तो ये अपने धीरे धीरे लेके आएगा तो हमें मानसून को कमजोर कर जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा स्थिर बनी रहती है तो वायु के तापमान में वृद्धि होने पर सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। क्या कथन 2 सही रहेगा? जहां उच्च तापमान वायु की जलवाष्प धारा करने की क्षमता को बढ़ावा देगी। उपरोक्त कथन में कितने कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे? यहाँ दोनों ही कथन असत्य रहेंगे। कैसे रहेंगे वो भी हम देखते हैं। यदि वायु के तापमान में वृद्धि होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी तो यह सही होगा या गलत होगा? क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता के विपरीत चलती है। तो यानी जब
तापमान में वृद्धि होगी तो सापेक्ष आर्द्रता घटेगी ना कि बढ़ेगी, तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। और ये मैंने आपको बता रखा नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इस वजह से हमने यहाँ पे गलत कर दिया था। और नेक्स्ट जब हम देखेंगे, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा स्थिर रहती है तो तापमान बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी, न कि बढ़ेगी। बात बिल्कुल सही, क्योंकि गर्म वायु की जलवाष्प धारण क्षमता बढ़ेगी और वास्तविक जलवाष्प सामान्य रह जाएगी, जिससे सापेक्ष आर्द्रता मुख्यतः घट ही जाएगी। जलवाष्प की धारणा की क्षमता को तो बढ़ावा देगी, ये बात बिल्कुल सही है। और तापमान वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता को बढ़ावा देकर तापमान बढ़ने पर वायु की नमी धारण करने की क्षमता को बढ़ावा दे देगा, नमी धारण क्षमता बढ़ेगी, जिस वजह से केवल हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि पहला गलत रहेगा, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको वापसी ITCZ के उत्तर की ओर गति तथा भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ निकटता से संबंधित है? हिमालय के दक्षिण से उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा चलेगी, बी 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पूर्वी जेट धारा चलेगी, सी बंगाल की खाड़ी से आने वाली शीतकालीन मानसूनी पवनें रहेगी, या फिर डी अरब सागर से आने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें रहेगी। निम्नलिखित में से ITCZ की उत्तर की ओर गति और भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून को कौन प्रभावित करेगा? बंगाल खाड़ी आने वाली शीतकालीन मानसून पवनें नहीं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बिल्कुल सही है, या फिर हिमालय से आने वाली उपोष्ण कटिबंधीय पवनें, तो यह 15 डिग्री अक्षांश वाली तो आएगी नहीं। हमें कॉन्सेप्ट नहीं बता, फिर भी हमने इसको काट दिया, ये हमने कट कर दिया। और अरब सागर से आने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें रहेगी या फिर जेट स्ट्रीम रहेगी? बच क्या गया, क्योंकि ज़्यादातर मानसून आएगा कहाँ से आएगा? हिमालय की जेट स्ट्रीम धारा से आएगा, जो कि उपोष्ण पश्चिम का, तो पूर्वी व्यापारिक पवनों से नहीं बल्कि पश्चिमी जेट धारा के आने से ही मानसून आता है, जिसे आम्र वर्षा कहेंगे। ITCZ जिसे अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उत्तर की ओर गति और भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन से संबंधित हिमालय के दक्षिण में उपोष्ण पछुआ पवनें चलते हैं, जिसे हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम बोलेंगे। ये महत्वपूर्ण, वहाँ जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में चलती हुई मानसून के आगमन का मार्ग करेगी, क्योंकि ये उत्तर की ओर चलेगी और ये हमारे मानसून का आगमन लेके आएगी। जैसे ये हवा यहाँ से गई, ये ऊपर हिमालय से टकराएगी, टकरा के ये ऐसे आएगी। ITCZ उत्तर की ओर गति करेगा। जब जून में ITCZ उत्तर की ओर गंगा के मैदान की ओर बढ़ेगा तो निम्न दाब पर क्षेत्र बनाएगा, और निम्न दाब पर क्षेत्र बनाने से मानसून का आगमन दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के भारत को खींच ले आएगी। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आएगा ITCZ जून में, तो हिमालय के दक्षिण में चलने वाली पश्चिमी जेट स्ट्रीम धारा हट जाएंगी और तिब्बत पठार में गर्म होने के कारण उत्तर वायुमंडल में उच्च एंटी साइक्लोनिक दबाव बन जाएगा, जो मानसून की ओर मजबूत कर देगा। क्योंकि यहाँ पे जब हिमालय के दक्षिण में तो बने रही है, ये हिमालय के दक्षिण में पश्चिमी हवा चलेगी, और जब ये हवा जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार पर, क्योंकि एक यहाँ पे गर्म है, ये गर्म हवा लेके चलेगी, यहाँ पे ठंडी हवा को लेके आएगी, तो वहाँ के वायुमंडल के को गर्म होने पर उत्तरी वायुमंडल को उच्च वायुदाब क्षमता बढ़ा देगी, जिससे एंटी साइक्लोन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जब एंटी साइक्लोन की उत्पत्ति स्थित होगी, जब पश्चिम हवा लेकर दक्षिण पश्चिमी मानसून हमारा आ जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून आ जाएगा, यानी मानसूनी पवनें हिमालय की ओर से आएगी जेट स्ट्रीम धारा द्वारा। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन करके देखते हैं। विश्व के 3 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का वर्णन करने वाले विभिन्न कथनों पर विचार करेंगे। क्षेत्र 1 गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और मध्यम वर्षा वाला शीतकाल। कथन नंबर 2 वार्षिक तापमान बहुत कम रहता है और वर्षा अधिक रहेगी। क्षेत्र नंबर 3 लघु वर्षण काल और स्थायी तुषार फार्माफ्रोस्ट की उत्पत्ति के कारण बहुत कम जलजता प्रदर्शित रहेगी। क्षेत्र नंबर 1 गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और मध्यम वर्षा वाला शीतकाल रहेगा। विश्व के 3 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का वर्णन करेंगे और निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करेंगे कि जलवायु क्षेत्रों का कौन सा समूह क्रमशः 1, 2 और 3 से संबंधित रहेगा। भूमध्य सागर, उष्णकटिबंधीय, आर्द्र जलवायु और टुंड्रा में कौन से में रहेगा।
विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के आधार पर 3 क्षेत्र रहेंगे। गर्म और मध्यम वर्षा वाला उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहेगा। जब तापमान वर्ष भर गर्म रहेगा और वर्षा मध्यम रहेगी तो कृषि के लिए अनुकूल रहेगी। और जब अत्यधिक कम वार्षिक तापमान पर ध्रुवीय या उच्च पर्वतीय क्षेत्र का बात की जाएगी, जब अत्यधिक ठंडा रहेगा और कम तापमान के साथ जीवन कठिन रह जाएगा। और जब हम तुषार ओलावृष्टि की बात करेंगे, अतिशीतल की बात करेंगे, जहाँ जलवायु अधिक फ्रोस्ट या फ्रीजिंग नेचर की रहेगी, वहाँ जलवायु की शुष्कता और अतिशीतलता पाई जाएगी, जिससे वनस्पति और जनजीवी क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ेगा। तो गर्म मध्यम क्षेत्र, अत्यधिक ठंडा और टुंड्रा भीषण क्षेत्रों में मानव जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और इसके तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप CO2 में जल और परिवर्तित हो जाएगा और ऑक्सीजन वो द्वारा जल CO2 परिवर्तित कर लेगा। वायुमंडल बहुत लंबे समय तक वर्षा के लिए लंबे समय तापमान वृद्धि रहेगी और पृथ्वी के वायुमंडल में सौर विकिरण को रोक देगी, जिससे जलवायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, जिसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु बोलेंगे। इक्वेटरल क्लाइमेट, मैराइन वेस्ट कोस्ट एंड टैंगा जलवायु बोलेंगे। सॉरी, या फिर से डी बोलेंगे, सवाना मानसून। सवाना मानसून क्लाइमेट एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट की विशेषताएं। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मैराइन वेस्ट कोस्ट एंड टैगा जलवायु की विशेषताएं। स्टीपी ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एंड टुंड्रा की विशेषताएं। हरिओम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन का पार्ट कौन सा नहीं है? वेनेजुएला नहीं, अर्जेंटीना नहीं है, ब्राजील नहीं है, कोलंबो नहीं है। इसका तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन का पार्ट कौन सा नहीं है? ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला या अर्जेंटीना। विच इज नॉट पार्ट ऑफ द Which one of the following is not a part of the Amazon basin? Brazil, Colombia, Venezuela या अर्जेंटीना। Which one is not a part of Amazon basin? अब अमेजोन बेसिन की कौन सी जलवायु है, कैसी जलवायु है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अर्जेंटीना तो पार्ट नहीं है, वेनेजुएला भी है, अर्जेंटीना नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन तो यहाँ पे सही आ जाएगा। अब ये देखेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि अमेजन बेसिन में लगती है 8 कंट्री। 8 कंट्री कौन कौन सी है? ब्राज़ील जो कि लार्जेस्ट, ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गुआना और सूरीनाम। ये महत्वपूर्ण फ्रेंच गुआना ओवरसी टेरिटरी रहेगी फ्रांस की। अर्जेंटीना लोकेट करेगा साउथर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका का, जो डजेंट हैव एनी टेरिटरी विद इन अमेजन बेसिन, जिसकी अपनी अमेजन बेसिन के साथ कोई टेरिटरी नहीं रहेगी। साउथ पार्ट में डिवाइड, साउथ अमेरिका की साउथ टेरिटरी में रहेगा। इट्स मेजर रिवर सिस्टम रहेगा जो पैराना और उर्गवे रिवर के फ्लो को रियो डी जनेरियो की तरफ सेपरेट कर देगा। अमेजन बेसिन को कौन कर देगा? अर्जेंटीना कर देगा। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एटमॉस्फेरिक लेयर लोकेटेड अबव द मेसोस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टुवर्ड्स द अर्थ। टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड इन द मेसोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन ए लेयर दैट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिव अबव आर करेक्ट? द एटमॉस्फेरिक लेयर लोकेटेड अबाउ द मेसोस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक करेगा टुवर्ड्स द, तो इसको बोलेंगे आइनोस्फेयर रहेगा। आइनोस्फेयर लोकेट करेगा थर्मोस्फेयर में, लेयर रिफ्लेक्ट करेगी रेडियो वेव्स जो कि अर्थ की तरफ बैक ऑन होके आएंगी, नॉट द मेसोस्फेयर बट इन आइनोस्फेयर। यहाँ पे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक लेयर लोकेटेड अबव द मेसोस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टुवर्ड्स द अर्थ। इट्स नॉट ए मेसो, इट्स ए आइनोस्फेयर। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, वाइल टेम्परेचर डज नॉट डिक्रीज विद एल्टीट्यूड इनटू द मेसोस्फेयर, द मोस्ट डिफेक्टिव यूनिवर्सली स्थित एटमॉस्फेरिक लेयर, दिस एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशंस टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑफ ओजोन लेयर लोकेटेड इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में रहेंगी और इसके रेडियो वेव्स जो आइनोस्फेयर रिफ्लेक्ट करेगी, पृथ्वी की तरफ वेव्स आएगी, उसको रेडियो वेव्स बोलेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा
और इसका टेम्परेचर रहेगा वो डिक्रीज रहेगा, और यूएन एब्जॉर्प्शन ओजोन लेयर का रहेगा रेडिएशन स्ट्रेटोस्फेयर में। तो देखते हैं कि अब इसमें कौन कौन से यहाँ पे कथन सही है। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन अ लेयर दैट अब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन, इट्स अ स्ट्रेटोस्फेयर या फिर मिजोस्फेयर। टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड इन द मिजोस्फेयर। मिजोफेज रिफ्लेक्ट करेगा, रे बैक करेगा टुवर्ड्स द अर्थ, फर्स्ट रॉन्ग है। इसका सेकंड और थर्ड ही सही रहेगा। ये अभी मैं आपको बता क्या यूज वो आयनोस्फेयर में रहेगा। जब हम करेंगे एट्थ क्वेश्चन बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट्स एंड द बॉडीज ऑफ वाटर दे कनेक्ट। स्ट्रेट ऑफ डंडनल्स, बीजिंग स्ट्रेट, दोवार स्ट्रेट कनेक्ट। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच? जो बिरिंग स्ट्रेट रहेगी वो कनेक्ट करेगी आर्कटिक ओशन को स्पेशली द चुंकी सी में टू द पैसिफिक ओशन, स्पेशली फॉर बेरिंग सी में। कनेक्ट पैसिफिक सी टू आर्कटिक सी। तो सेकंड वाला तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये इसको कनेक्ट करेगी। जब हम डोवार स्ट्रेट की बात करेंगे, जिसे हम बोहाई स्ट्रेट भी बोलते हैं, बीजिंग स्ट्रेट को, ये करेक्ट है कि बोहाई सी यानी बोहाव गल्फ से येलो सी की तरफ। सिमिलरली जब वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर रहेगी वो कनेक्ट करेगी, ये एक बार सारा ही कर लेते हैं अपन। जो हमारी जिब्राल्टर रहेगी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिब्राल्टर, ये याद रखना आप, जो अटलांटिक ओशियन में कनेक्ट करेगी मेडिटेरियन सी के साथ, यानी भूमध्य सागर के साथ, मेडिटेरियन सी के साथ यानी भूमध्य सागर के साथ। जो तालिबान स्ट्रेट रहेगी वो करेगी ईस्ट चाइना सी को पाक को साउथ चाइना सी से। और जो पाक स्ट्रेट रहेगी वो करेगी बे ऑफ बंगाल को पाक बे यानी श्रीनगर से। और जो सुंडा स्ट्रेट रहेगी जो कि अंडमान को जावा को करेगी इंडियन ओशन से सेपरेट, जावा को इंडियन ओशन से सेपरेट कर देगी। और जो बोरस्प्रेस स्ट्रेट रहेगी ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से अलग करेगी। जो हमारी बोस्पोरस रहेगी वो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से चेंज करेगी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड सही है, ओनली वन पेयर इज करेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन जब हम बात करेंगे, in which biochemical cycle does an atmospheric gas enter living organism through natural and industrial process in the region, move through the food chain and return to the atmospheric through the bacterial action? It is a nitrogen cycle, carbon cycle और ऑक्सीजन साइकिल। यहाँ पे बात होगी महत्वपूर्ण, जब ये फूड चेन आपस में जाएंगी तो ये ऑक्सीजन साइकिल तो होगी नहीं, नाइट्रोजन साइकिल तो होगी नहीं, वाटर साइकिल तो होगी नहीं, बचा कौन सा? कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल का प्राइमरी बायोकेमिकल रहेगा CO2, जो एंटर करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करेगा नेचुरल प्रोसेस, जिसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जैसे ये हमारा सन के थ्रू आएगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू आएगा। जो ह्यूमन और इंडस्ट्रियल एरिया को कंबशन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से CO2 को ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाकर उसे वे एसिड रेन में या फिर मोस्ट हार्मफुल SO2s वगैरह में बदल देंगे, जिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस से फॉसिल फ्यूल ऑयल गैस ऑयल रिलीज कर देंगे स्टोर्ड कार्बन एटमॉस्फेयर में, जिस अल्टरनेटिव साइकिल बन जाएगी नाइट्रोजन। क्योंकि जब CO2 यहाँ तक आ रही है तो हमारी CO2 की फूड चेन तक वाली, तो जिससे फोटो बैक्टीरिया आएंगे, फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन जब ये इंडस्ट्रियल एरिया के जब ये स्टेबल कार्बन हो जाएगी, जब ये स्टेबल कार्बन में बदल जाएगी, तो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल अल्टरनेटिव के रूप में काम आएगी। क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल also fit it's an industrial process. Haber-Bosch the natural nitrogen fixation convert N2 to usable forms of organisms में N2O N2 में चेंज हो जाएगा। ये हमारा महत्वपूर्ण फोकस रहेगा कार्बन ट्रांसफर का, और इंडस्ट्रियल गैस कैसे अफेक्ट करेगी एटमॉस्फेरिक गैस का, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडेंटिफाई मेन साइकिल ऑफ कार्बन ट्रांसफर स्पेसिफिकली और फोकस हाउ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अफेक्ट एटमॉस्फेरिक गैसेज, ये हमारा महत्वपूर्ण रहेगा। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ट्राइब एंड एसोसिएटेड स्टेट्स, रमानी, हकी पिक्की और अपतानिस। एसोसिएटेड स्टेट्स कौन कौन से रहेंगे?
हक्की पिक्की ऑफर्ड करेगी कर्नाटका को। जो हक्की पिक्की ट्राइब रहेगी सेमी नॉर्मेटिक शेड्यूल की ट्राइब रहेगी, जो प्राइमरी असोर्ट करेगी कर्नाटका में। कंसंट्रेट करेगी शिवमोगा, मैसूर, कोलार और हसन डिस्ट्रिक्ट में। ओरिजिनली फॉल करेगी गुजरात और राजस्थान, बट माइग्रेट हो चुकी है साउथ इंडिया की तरफ। जो रमानी अपेयर करेगी विलेज ऑफ द चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड में, एज पर 2011 सेंसस के तहत। तो हमारा ये उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में करेगी। तो फर्स्ट यहां से कैंसिल हो गया। हक्की पिक्की कर्नाटक में गई और अब ये अरुणाचल प्रदेश में गई, तो दो भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे 11th क्वेश्चन की, consider the following statement regarding the temperature structure of oceans. In middle and low latitude, ocean water show a three-layer structure consist of a warm surface layer, a thermocline, and deep cold layer. Second, in polar region, the thermocline is well developed due to rapid temperature decrease with depth. Which of the statement give above are correct? जब हम यहाँ पे बात करेंगे मिडल एंड लो लैटिट्यूड की, जैसे कि ये हमारा द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट रहेगी इसकी। वो रहेगी कौन सी? द मिडल एंड लोअर लैटिट्यूड ओशन वाटर शो ए 3-लेयर स्ट्रक्चर कंसिस्ट करेगी, वो लेयर का, थर्मोलाइन का, डीप कोल्ड लेयर का। ये ओनली वन स्टेटमेंट हम यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा हमारा। अब देखते हैं, जैसे ये हमारा इंक्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा है, ये हमारे टेम्परेचर की लाइन है, और ये हमारा इंक्रीजिंग 300, 3000, 5000, 10,000 की ये हमारी लेंथ है। तो जब ये हमारा टेम्परेचर यहाँ से जाएगा तो ये पहला तो जाएगा थर्मोलाइन में, फिर ये टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस, यानी कोल्ड, गर्म से कोल्ड की तरफ जाएगा। स्ट्रक्चर कंसिस्ट वोम सरफेस, ये हमारा वोम सरफेस रहेगा थर्मोसाइट का, और फिर डीप कोल्ड लेयर में चल जाएगा। ये दोनों में ऐसे जाएगा ये। इस वजह से हमारा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। अब हम बात करेंगे 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेफाइट, ए नॉन मेटेलिक मिनरल कंसिडर्ड इंडिस्पेंसिबल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज एंड स्टील प्रोडक्शन? इज इट ब्राजील, इंडिया, चाइना और मेडागास्कर? ईवी बैटरीज को, स्टील को नॉन मेटेलिक कंट्रीज के रूप में जाना जाएगा। वो ब्राजील रहेगा, इंडिया रहेगा, चाइना रहेगा, मेडागास्कर रहेगा। भैया जब आपने पता है ईवी ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर या फिर ईवी मशीन्स या फिर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक मीटर से बन रही है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जा रही है? हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट किसके लिए, इस चीज़ के लिए? चाइना पर डिपेंडेंट है। तो सी ऑप्शन चाइना नहीं आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये ग्रेफाइट अकाउंट करता है अप्रोक्सीमेटली 78 से 79% ग्लोबल माइन प्रोडक्शन चाइना में ग्रेफाइट का होता है। It also maintain a near monopoly of the refining process, producing over 90% battery grade graphite. बैटरी ग्रेड जो ग्रेफाइट है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है 90%। तो ग्रेफाइट कंसिडर करेगा इंडिस्पेंसिबल नॉन मेटेलिक मिनरल्स में, बिकॉज इट द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ वॉल्यूम बाय लिथियम आयन बैटरीज के। जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्रिटिकल रिफाइनरी में, स्टील प्रोडक्शन में। इस वजह से मेडागास्कर तो रहेगा नहीं, कि इट हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली रहेगा, जो कि 2024 में था, जो कि 5.6% करेगा। सेकेंड, फर्स्ट तो चाइना रहेगा। ब्राज़ील जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वर रहेगा ग्रेफाइट का, जो कि 4th ग्लोबली रहेगा। इंडिया 5th और 9th पे है, डिपेंड करेगा। 1.7% डिपेंड होते हैं इस पर। तो सबसे ज़्यादा कौन डिपेंड हो रहा है 90% ग्रेफाइट पर लिथियम आयन बैटरीज के लिए? वो है चाइना। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे 13th क्वेश्चन की, जब हम बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: रिवर, इट्स ओरिजिन एंड देयर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड नर्मदा। इट्स ओरिजिन एंड देयर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी? हाउ मैनी अबव रोज इज गिवन इंफॉर्मेशन आर करेक्टली मैच?
जो हमारी इंडस यानी सिंधु रिवर है वो ओरिजिनेट करेगी बोखारचू ग्लेशियर यानी कैलाश पर्वत मानसरोवर लेक से करेगी, जिसे सनोपत ग्लेशियर भी बोलेंगे। जब ये इंडस रिवर ओरिजिनेट करेगी बोखार चू ग्लेशियर के साथ, जिसे हम कैलाश का मानसरोवर बोलेंगे, कैलाश। जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रहेंगी, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रहेंगी वो कौन कौन सी रहेंगी? वो रहेंगी झांसकर, सुरु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज में कौन कौन सी रहेंगी? ये बताओ, क्योंकि ये तो सही है कि झेलम भी रहेगी, फर्स्ट हमारा सही है। अब हम ब्रह्मपुत्रा का देखेंगे। जो ब्रह्मपुत्रा रहेगी वो चेमियोंग ग्लेशियर के साथ जाएगी, जो कि कैलाश रेंज का ही रहेगा, जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में रहेगी लोहित दिबांग। लोहित दिबांग पर एक चेनाब नदी के द्वारा एक महत्वपूर्ण वो बनाया गया है ना, पुल, सॉरी, सबसे बड़ा रेलवे सुरंग धनेश्वरी, कोपली, कालसी। और गोदावरी रिवर पर त्रिम्बकेश्वर में ब्रह्मगिरी हिल्स पर, गोदावरी अमरकंटक प्लेटू पे नहीं है, ब्रह्मगिरी हिल्स पर है, तो ये गलत। जो कि तुंगभद्रा नदी पर नहीं बनाएगा त्रिम्बकेश्वर वाला, ये ब्रह्मगिरी हिल्स पे बनाएगा। नासिक में महाराष्ट्र की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रहेगी पूर्णा, पेनगंगा, वाणीगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। और जो नर्मदा नदी रहेगी वो अमरकंटक हिल पे बनाएगी, जो कि मलाइका रेंज और मध्य प्रदेश की रहेगी, जहाँ पे बंजारा, शेर, शेखर, दुधई, तवा ये सब मिलेंगे। तो हमारा ये दोनों को गलत कर देंगे और इन दोनों को सही कर देंगे, इस वजह से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ट्रिक बताऊँ, when 4 options 2 correct, when 5 option 3 correct। ये आ गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, जापान, इंडोनेशिया, चिले, इंडिया, फिलीपींस, मैक्सिको। Consider the following countries: Japan, Indonesia, Chile, India, Philippines, Mexico. Which of the following countries are located along the Pacific Ring of Fire? में कौन कौन सी कंट्री लोकेटेड है जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपींस, मैक्सिको के तहत पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स में? भारत को छोड़कर अन्य सभी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यानी प्रशांत महासागर के अंदर जाएगी। तो फोर्थ तो अगर हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, जब हम फोर्थ यहाँ से डिलीट कर देंगे तो हमारे पास फिलीपींस, मैक्सिको, चिले। जब हमने फोर्थ डिलीट कर दिया तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा ए, क्योंकि जापान क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा रहेगी पैसिफिक और रिंग ऑफ फायर का। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा अधिक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में रहेगा। दक्षिण अमेरिका तट पर चिली रहेगा। फिलीपींस विवर्तन टेक्निकल या फिर प्लेट विवर्तन की तकनीक के द्वारा रहेगा। मैक्सिको उत्तर अमेरिका के रिंग ऑफ फायर के किनारे पर बसा रहेगा। इस वजह से दोनों सही हैं। अब हम बात करते हैं, ये जैसे ये हमारा रिंग ऑफ फायर रीजन है, तो यहाँ पे इंडिया को हटा देंगे, मैक्सिको एकदम पास में रहेगा, फिलीपींस रहेगा, चिले रहेगा, इंडोनेशिया रहेगा, जापान रहेगा और मैक्सिको रहेगा। अब करेंगे 15 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर कंसिडर्ड मेजर ऑयल पाम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया? ऑयल पाम प्रोड्यूसिंग स्टेट रहेंगे कर्नाटका, तमिलनाडु, मिजोरम और गोवा। सेलेक्ट द यूजिंग कोड्स गिवन बिलो आर करेक्ट। ऑयल पाम प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा रहेगा? कर्नाटक भी रहेगा, तमिलनाडु भी रहेगा, मिजोरम भी रहेगा, गोवा भी, क्योंकि जो ऑयल पाम कल्टीवेशन अक्रॉस सेवरल स्टेट्स में चलेगी वो भैया पोटेंशियल जोन दिखाई कल्टीवेशन एरिया का, जो कि आंध्र प्रदेश रहेगा, लीडर अकाउंट करेगा, रफली 86% करेगा ऑयल पाम में। कर्नाटका, तमिलनाडु साउथ इंडिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नॉर्थन ईस्टर्न रीजन में ऑयल पाम को रेगुलेट करेंगे मिजोरम। गोवा में इम्प्लीमेंट करेगी गवर्नमेंट स्कीम पाम प्रोडक्शन को लेकर, जो अभी 2025 में बजट में बताई गई थी। गोवा में पाम को लेकर बढ़ाया जाएगा। तो हमारा बोथ आर करेक्ट, डी ऑप्शन आर करेक्ट।
नेक्स्ट जब हम 16th क्वेश्चन की बात करेंगे, 16th क्वेश्चन क्या बात करेगा, 16th क्वेश्चन बात करेगा इन द ईयर 2025 the year 2025 marked the 150th century of the Vande Mataram. In the context, consider the following statement. It was adopted as India's national song by the Constitutional Assembly in 1950. It has an equal status with the national anthem Jan Gan Man. It was the first sung by Rabindranath Tagore at the 1896 Congress session in Calcutta. Which one of the following statements give above are correct? वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके। बंकिम चंद्र जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम को 2025 में 150वीं सालगिरह बनाई है, जो कि 1875 में कंपोज हुआ था। कब कंपोज हुआ था? 1875 में कंपोज हुआ था वंदे मातरम। और जो स्टेटमेंट इसे फर्स्ट संग किया गया था 1986 में, बनाया था तो बंकिम चटर्जी ने। और 1950 में जनवरी में इस नेशनल सॉन्ग को संग किसने किया था? टैगोर ने। बट इट डजंट हैव एन इक्वल लीगल स्टेटस विद नेशनल एंथम्स। Yes, the Constitutional Assembly adopted the national song on January 2020. कब अडोप्ट किया गया था इसे? जनवरी 24 1950 को। और ये इक्वल स्टेटस रखते हैं? नो। While it has equal century, the Constitution doesn't mention a national song. It lacks the saturated protection of national anthem Jan Gan Man, sung in 1896 in Calcutta session. क्योंकि जन गण मन कब गाया गया था? 1890 सॉरी वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था, जब कलकत्ता का सेशन चल रहा था तब। Therefore, the correct statement are that the adopted national song is 1950 and was first sung by Rabindranath Tagore at the 1896 Congress session. All the equal status is legally incorrect रहेगा। Third point is accepted in this context or wrong. ये तो सही रहेगा कि कलकत्ता सेशन में गाया गया था। इट वॉज अडॉप्टेड एज इंडियन नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1950। इट हैज़ एन इक्वल स्टेटस विद द नेशनल एंथम एज जंग। इक्वल स्टेटस नहीं है। जब हमने यहाँ पे सेकंड रॉन्ग करे तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा। और जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 17th, द बैमियन वैली। बैमियन वैली क्या बात कर रही है? जब हम बैमियन वैली की, द बैमियन वैली नोटेड फॉर इट्स रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स एंड स्कल्पचर्स। इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना। वेयर इट लोकेटेड? इट्स लोकेटेड। द बैमियन वैली रिनाउड करेगी एंशियंट क्लिफ केव्ड बुद्धा स्कल्पचर्स को, जो एक्सटेंसिव नेटवर्क दिखाएगी बुद्धा केव का, मोस्ट्री का। कहाँ लोकेट करेगी? इन अफगानिस्तान रीजन में, जो कि हिंदू कुश माउंटेन पर है, जो कि हिंदू कुश माउंटेन पर है। अफगानिस्तान में मेजर बुद्धिस्ट रहेगा। जो सिल्क रोड था ना, इस वजह से फेमस किस लिए था? ये सिल्क रोड की वजह से। इन 2001 में लोकेटेड बैमियन वैली सेंट्रल अफगानिस्तान में। टू मोमेंटल बुद्धा स्टेट रहेंगे, सलासर और शमा। केव रहेगी डायरेक्टली टू द सैंडस्टोन क्लिफ रहेगी 6th सेंचुरी में। कौन कौन सी रहेगी? सालासल और शमाना। तो यहाँ पे हमारा बोथ स्टेट अफगानिस्तान सही हो गया ना। अब बात करेंगे 18 क्वेश्चन की। Consider the following statement regarding trachoma recently seen in the news. It is an eye disease caused by a bacterial infection. Second, it has the highest number of trachoma cases globally as per WHO. Which one of the statement given are correct? ट्रैकोमा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ट्रैकोमा एक बीमारी हो गई, वंदे मातरम हो गए, एक नीति आयोग। 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जो इस बार फिक्स लग रहे हैं आने, क्योंकि मैं बार बार हर टेस्ट सीरीज में देखी जा रही हूँ। तो ट्रैकोमा रहेगा इज अ क्रोनिक इन्फेक्शन रहेगा आई डिजीज का। इट्स अ क्रोनिक इन्फेक्शन। ट्रैकोमा इज अ आई डिजीज रहेगी, काज बैक्टीरिया के द्वारा। आई डिजीज रहेगी किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया का नाम क्या रहेगा? कैम्बिया ट्रैकोमेटिक्स। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट रहेगी, क्योंकि एज पर द WHO अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका है द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रैकोमा केसेस ग्लोबली, नॉट इंडिया। क्योंकि इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 85% एक्टिव ट्रैकोमा रिजाइड इन पुअर एरिया ऑफ अफ्रीका में है, ना कि इंडिया में है। तो थर्ड सेकंड तो रॉन्ग हो गया। ओनली ए स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका रीजन में है।
जब हम नेक्स्ट बात करेंगे 19th क्वेश्चन की लैंग्वेजेस को लेकर। अभी लैंग्वेजेस को लेकर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। फॉर ए लैंग्वेज टू बी नोटिफाइड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज इट्स लिटरली ट्रेडिशन मस्ट बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। रिसेंटली मराठी एंड बंगाली वर अकॉर्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। हम यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो देखेंगे बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहेगी, क्योंकि द क्राइटेरिया फॉर ए क्लासिकल लैंग्वेजेस इंक्लूड द टेक्स्ट 1500 से 2000 ईयर्स पहले ओरिजिनली नॉन बोरोड लिटरेरी ट्रेडिशन था। जब 3 जनवरी 2024 को अक्टूबर 3 2024 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असम को एज ए क्लासिकल लैंग्वेज। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। फॉर ए लैंग्वेज टू बी नोटिफाइड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेरी ट्रेडिशन मस्ट बी ओरिजिनली नॉट बोर्ड फ्रॉम द अनदर स्पीच कम्युनिटी। और अक्टूबर 2024 में की है, किसको की है, जो की रहेंगी मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत, असमी और प्राकृत को। स्टेटमेंट 2 रिसेंटली मराठी बंगाली कॉल्ड की जाएगी क्लासिकल लैंग्वेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली को नोटिफाई कर दिया गया है कि ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 19th क्वेश्चन हो चुके 20th क्वेश्चन की। Naru Delhi Wildlife Sanctuary, which is being considered as a potential third home for cheetah in India, it is located in which state? Narudhi, Nauradhi, in मध्य प्रदेश, एमपी में रहेगी ये, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। कैसे रहेगी? इट इज़ बीइंग डेवलप्ड एज अ स्टेट थर्ड चीता हैबिटेट रहेगा, जो कुन्नो नेशनल पार्क और गांधी नेशनल पार्क की बात करें। पहला तो कुन्नो नेशनल पार्क है, ये तो सबको पता है। कुन्नो नेशनल पार्क में 2023 से चल रहा है कि 56 चीताज देके आए थे। फिर उसके बाद गांधी सागर सेंचुरीज में जो री इंट्रोडक्शन करेगी सागर, दमोह एंड नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी, जहाँ पे चीताज रहेंगे। अब हम देखेंगे 21st क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकल विंड्स। लोकल विंड्स लैंड एंड सी ब्रीजेस डेवलप ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। वैली ब्रीज ब्लो डाउन स्लोप ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज कोल्ड एयर सिंक इनटू द वैली। माउंटेन ब्रीज अकर एट नाइट व्हेन कूलर डेंस एयर फ्लो डाउन स्लोप इनटू द वैली। तो यहाँ पे हमारे थर्ड स्टेटमेंट तो सही है। जैसे ये हमारे वैली के जब नीचे की तरफ धंसेगी ना, रात को यहाँ पे ठंडी हवा उतर कर नीचे आएगी ना, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे ब्लो करेगी, लैंड सी ब्रीज डेवलप करेगी डिफरेंशियल हीटिंग लैंड एरिया को। तो लैंड और सी ब्रीज लोकल विंड को काज करेगी फास्टर हीटिंग कूलिंग लैंड इफेक्ट को, जैसे महासागरीय और महाद्वीपीय मगन तट होते हैं उस वजह से। तो फर्स्ट भी सही है। जो सेकंड वैली ब्रीज है स्लोप ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज कोल्ड एयर सिंक करेगी वैली में। वैली में तो ब्लो अप हो जाएगी स्लोप ड्यूरिंग डे टाइम, और बिकॉज द सन हीट माउंटेन स्लोप काज वार्मर लाइट एरिया रहेगा। वहीं जो डिस्क्रिप्टिव प्रोवाइड करेगी कोल्डर एरिया में, वहाँ माउंटेन ब्रीज करेगा और विंड अकर करेगी एक नाइट में। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो इन्हें डे नाइट और नाइट को अलग कर दिया है। तो हमारे केवल फर्स्ट और 3B स्टेटमेंट यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन करते हैं। 22nd क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच इन टर्म ऑफ नेशनल वाटरवे इन इंडिया। नेशनल वाटरवे रहेगा नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3 और नेशनल वाटरवे 4। उसकी रेंज कौन सी है और एसोसिएटेड रिवर कौन सी है, ये बताएंगे। जो NH1, NW1, NW2, NW3 है, मैं नेशनल हाईवे बात कर, नेशनल जलमार्ग गई। जो नेशनल वाटरवे 1 रहेगा वो हल्दिया से अहमदाबाद की तरफ जाएगा, या फिर रेंज रहेगी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से हल्दिया तक, इलाहाबाद, तो जो कि प्रयागराज का ही उत्तर प्रदेश में 1620 किलोमीटर की रहेगी। राष्ट्रीय गंगा भागीरथी रिवर पर रहेगी। भागीरथी रिवर
जो कि हुगली नदी पर रहेगी यानी कोलकाता तक। फर्स्ट नेशनल हाईवे नंबर 2। जो नेशनल नंबर 4 की बात कर लेते पहले, जो मुख्य रूप से गंगा नहीं रही, नेशनल हाईवे नंबर 4 होगा तो साउथ में रहेगा ना, इतना तो कॉमन सेंस लगाओ। ये जो मुख्य रूप से गोदावरी और कृष्णा में जाएगा, ये किस में जाएगा, गोदावरी और कृष्णा में। ये गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी में भी जाएगा, जो कि भद्राचलम से राजमुंद्री की तरफ जाएगा, जो वजियाराबाद वज्राबाद से विजयवाड़ा खंड की तरफ जाएगा। जिसकी लंबाई रहेगी 1995 मीटर की। तो पहला तो गंगा भागीरथी पर, चौथा गोदावरी कृष्णा नहर काकीनाड से पुडुचेरी, काकीनाड से पुडुचेरी भी बोल सकते से, ओम काकीनाड से पुडुचेरी। जो सेकंड सेकंड वाटर हाईवे और नेशनल वाटर हाईवे थर्ड कौन से एसोसिएटेड रिवर और रेंज में है। जो सेकंड वो नेशनल वाटर हाईवे वो 891 किलोमीटर स्ट्रेच करेगा ब्रह्मपुत्र रिवर को डुबरी नदी से लेकर सदिया तक, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाएगा 1988 में। जो नेशनल हाईवे थर्ड है जो असम, सदिया से असम की तरफ भी जाएगा, सदिया मतलब असम। जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है वो 365 किलोमीटर का रहेगा, जो कि वेस्ट कोस्ट कैनाल से केरला कनेक्ट करेगा कोल्लम कोट्टपुरम को, कोल्लम कोट्टपुरम को वेस्ट कोस्ट कैनाल से कनेक्ट करेगा। और जो नेशनल हाईवे 2 रहेगा वो ब्रह्मपुत्र के जाएगा, और जो नेशनल हाईवे 4 रहेगा वो विजयवाड़ा तरफ जाएगा कृष्णा गोदावरी लेकर। तो यहाँ पे भी दो ही सही रहेंगे, ये हल्दिया इलाहाबाद, गंगा भागीरथी हुगली पर, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। ग्लेशियर वैली आर टिपिकली यू शेप्ड with broad floors and steep sides. In high latitude region, some of these deep through and inundated sea water form करेगा distinct coastal features को known as drumlins, moraines, fizzard और cirrus. Which one of the correct? जो ग्लेशियर वैली टिपिकली यू शेप बनाएगी ब्रॉड फ्लोर्स एंड स्टीप स्लाइड्स के साथ हाई लैटिट्यूड रीजन में, डीप थ्रोट एंड इनऑर्डर सी वाटर में, डिस्टिंक्ट कोस्टल फीचर्स के साथ बताएगी वो कौन कौन सी रहेगी। सीरस रहेगी, फिजर्ट्स रहेगी, मोरेन्स रहेगी, ड्रमलिन्स रहेगी, मोरेन्स रहेगी, फिजोट्स रहेगी, फिजोट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Consider the following statement. Hydroponic require less water as compared to traditional farming method. Vertical farming require less land as compared to traditional farming method. Precision farming require less fertilizer as compared to traditional farming method. Which one of the statement are correct? फर्स्ट और सेकंड थर्ड का मेरे को पता नहीं है। फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सही है। जो हाइड्रोपोनिक रहेगी वाटर से चलेगी, मेथड इन्वॉल्व करेगा ग्रोइंग प्लांट को न्यूट्रिएंट रिच वाटर के साथ, बिकॉज वाटर इज रिसर्कुलेट हो जाएगा क्लोज लूप सिस्टम में, जो लॉस फ्रॉम रन ऑफ करेगा और इवेपोरेशन को बढ़ा कम करेगा। 99% लेस वाटर लगेगा ट्रेडिशनल इरीगेशन के कंपेरिजन में। जो वर्टिकल फार्मिंग रहेगी स्टेकिंग क्रॉप रहेगी, वर्टिकल लेयर में रहेगी, सस्पेंडेड पैनल्स के साथ टेक्निक मैक्सिमाइज करेगी स्पेस एफिशिएंसी को, और 99% लेस को लैंड को कम कर देगी और प्रोड्यूस की जाएगी इक्विवेलेंट यील्ड में। और जो प्रिसिशन फार्मिंग रहेगी वो टेक्नोलॉजी जीपीएस सेंसर्स के तहत काम करेगी, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सच एज फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स के तहत काम करेगी, टारगेटेड डिलीवरी रहेगी, मिनिमाइज वेस्ट रिड्यूस फर्टिलाइजर को करेगी, एप्लीकेशन ट्रेडिशनल मेथड में काम करेगी यूनिफॉर्मिटी के साथ। तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ से हमारी सही हो जाएंगी। जब हम 25 क्वेश्चन की बात करेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, ग्राउंड वाटर, डो लाइन्स, शैलो होल्स और वैली सिंक्स, डिस्क्रिप्शन में कौन से सही रहेंगे इनके इरोजनल लैंडफॉर्म्स ग्राउंड वाटर में, बताइए पेयर्स कौन सा करेक्ट रहेगा। जो हमारे ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स में रहेंगे रीजन्स, वो क्या करेंगे,
डिपॉजिटल वर्कफोर्स या फिर सी का वो दिखाएंगे अंडरग्राउंड वाटरवे। तो शैलो होल्स करेंगे, स्मॉल टू मीडियम शैलो डिप्रेशन रहेगा, अलाउ सरफेस करेंगे रन ऑफ को अंडरग्राउंड के अंदर जाने के लिए। जो वैली सिंक रहेगी नैरो वाइड डिप्रेशन का रहेगी, मैनेज करेगी सिंक होल्स को, जिसे दो लाइन्स बोलेंगे। और जो सर्कुलेटेड टॉप एंड फनल शेप रहेगा वो रहेगा वैली सिंक्स का। तो जो थर्ड रहेगा ना, जो थर्ड रहेगा इससे कनेक्ट करेगा, फर्स्ट रहेगा इससे कनेक्ट करेगा, और सेकंड सेकंड को कनेक्ट करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट रोंग सेकंड रोंग। डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा 25th का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 26th क्वेश्चन की। इट राइजेज नियर शिहवाना एट रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इट बेसिन इट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, द सिनोत एंड हैसोडा, द मैंड एंड द आईबी join the river from left, whereas the Ong and Tel and the Jong join in the form of the right. It finally drained into the Bay of Bengal. Identify the river from information given above. It's Godavari, it's Son, it's Mahanadi or Subran Lekha. Which one river are connect? It's महानदी। महानदी क्यों नर्मदा रिवर के राजस्थान रायपुर डिस्ट्रिक्ट जब जा रही है, महानदी आएगा सी। यस,